नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करेंगे कि क्या वो हालात थे जिसकी वजह से 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। उस समय एक शब्द का इस्तेमाल खूब था, वो था पॉलिसी पैरालिसिस, यानी नीतियों की शिथिलता। तत्कालीन सरकार पर यह आरोप लगे थे कि वो नीतिगत फैसले नहीं ले पा रही है, जिसके चलते आर्थिक चक्र और सुधारों की रफ्तार थम गई। आज समझेंगे कि क्या वाकई 2014 से पहले केंद्र सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था और कैसे इस मुद्दे ने तत्कालीन मनमोहन सरकार को चुनाव में नुकसान पहुंचाया और बीजेपी को इसका फायदा कैसे मिला। आज इसी मुद्दे की हम पड़ताल करेंगे। तो शुरू करते हैं वोट का हिसाब। जी हाँ, पॉलिसी पैरालिसिस 2009 से 14 के बीच की अगर आप केंद्र सरकार के राजनीतिक और आर्थिक नजरिए को समझें तो ये शब्द तकरीबन हर क्षेत्र में नजर आया और यूपीए 2 सरकार की सबसे बड़ी आलोचना का विषय भी यही था कि उसने वक्त पर या तो फैसले नहीं लिए या फिर उनमें इतनी देरी की कि तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका था। साथ ही सत्ता के 2 केंद्र भी थे, एक प्रधानमंत्री का दफ्तर और दूसरा राष्ट्रीय सलाहकार समिति, इसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। तीसरा गठबंधन का दबाव अलग से। तो फैसलों में देरी की इस प्रक्रिया ने देश को आर्थिक ही नहीं सामरिक दृष्टि से भी कमजोर किया। परियोजनाओं के उद्घाटन हुए लेकिन उनके पूरे होने का समय बढ़ता गया, यह कभी खत्म नहीं हुआ। In the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, that I will faithful and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारतीय इतिहास में आर्थिक सुधारों का सूत्रधार माना जाएगा। आखिर 1991 में जब वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, लेकिन 2009 के आते आते इस सूत्रधार के हाथों से आर्थिक सुधारों के सूत्र छूटते नजर आए। यूपीए 2 की सरकार एक के बाद एक घोटालों में इस कदर घिरी कि सुधारों की रफ्तार थम सी गई। अर्थशास्त्रियों ने इसे पॉलिसी पैरालिसिस यानी नीतिगत दुर्बलता का नाम दे डाला। हालांकि यूपीए सरकार के दौरान देश में निवेश बढ़ाने के लिए मनमोहन सिंह ने खुद की अध्यक्षता में निवेश पर एक कैबिनेट समिति बनाई, लेकिन खास फायदा नहीं मिला। सांख्यिकी मंत्रालय की तब की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए सरकार ने ऐसे 301 प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे जिनकी लागत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लेकिन परियोजनाओं की देरी ने उनकी लागत 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दी और 2014 आते आते ऐसे 738 बड़े प्रोजेक्ट इकट्ठा हो गए जिनकी अनुमानित लागत 9.05 लाख करोड़ थी और परियोजनाओं में देरी के चलते वो लागत 10.79 लाख करोड़ रुपए हो चुकी थी। समय बीतता जा रहा था, रोजगार नहीं बढ़ रहे थे, महंगाई के चलते इन प्रोजेक्ट्स का खर्च और ज्यादा बढ़ रहा था। सरकार ने देरी का कारण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, धन की कमी और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति न मिलना बताया। इस बीच जब आर्थिक विकास की दर 5% से भी नीचे पहुंची तो सरकार ने वैश्विक कारणों का हवाला दिया, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना था कि भारत की गिरती माली हालत का कारण उसके घरेलू कारक हैं। एक के बाद एक घोटालों के चलते सरकार फैसले लेने से भी कतराने लगी। सेना के लिए साजो सामान की आपूर्ति से जुड़े फैसले अटकने लगे। आज जिस राफेल विमानों को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार चल रहा है, दरअसल वो सौदा 2014 से पहले ही हो जाना चाहिए था। आज सेना भी मानती है कि उसे वर्तमान परिस्थितियों से निपटने के लिए राफेल जैसे विमान की कमी खल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज समझेंगे कि 2014 से पहले यानी कि यूपीए 2 में पॉलिसी पैरालिसिस का रोग कितना बड़ा था, ये मुद्दा कितना बड़ा था
और सरकार, तत्कालीन सरकार के लिए ये कितना नुकसान दे रहा है और इसका फायदा विपक्षी दल खासतौर पर बीजेपी को कैसे मिला और पिछले 5 साल में क्या ये शब्द आज खड़ा है, कितना कमजोर या कहां पर है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। जगदीश उपासने जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत है। अजय सिंह जी हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर गवर्नेंस नाउ से, सर स्वागत है। और राहुल महाजन जी हैं, एडिटर इन चीफ RSTV, आपको भी स्वागत है। शुरुआत अजय जी आपसे, क्योंकि लंबा दौर आपने जब देखा अलग अलग सरकारों का और इसकी चर्चा जिस शब्द पर आज हम बात कर रहे हैं, पॉलिसी पैरालिसिस, UPA 1 से कंपेयर करें अगर UPA 2, कैसे वहाँ पर ये बढ़ा। कहते हैं पहले ये चादर के नीचे था और UPA 2 के आखिरी वर्षों में इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि सरकार कहीं बौनी दिखने लगी। क्या वाकई ये सत्यता थी? देखिए, UPA 1 में तो फिर भी लगता था कि कुछ स्कीम्स ऐसी थी या कुछ डिसीजंस ऐसे हुए जिसमें ये लगता था कि सरकार है, चल रही है। और अगर आप वो टाइम देखें तो इकोनॉमी भी बूम कर रही थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये लगता था कि सब कुछ ठीक ठाक है। यही शायद रीज़न था जिससे कि 2009 में इलेक्शन में ये लोग आए। और 9 के बाद वाला फेज़ अगर आप देखें तो डिसीजंस लगते थे जैसे थम से गए हैं। और अगर आपको सच बताएं तो पूरे अगर 10 साल के उसमें आप देखें तो वो जो आणविक डील थी, अगर वो डील आप हटा दे तो कोई डिसाइसिव एक्शन होता हुआ दिखा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि अच्छा, उसका एक रीज़न और भी था, चूँकि पावर के सेंटर्स अलग अलग हो गए थे। ये पहली बार इंडिया में हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर पावर, जो पॉलिटिकल पावर होती है, वो उनके पास नहीं थी, केंद्र उनके पास नहीं था, केंद्र कहीं अलग था। तो ये एक अजीब सी स्थिति हुई जिसकी वजह से डिसीजन कोई दिखाई भी नहीं देता था और अजीब सा एक स्थिति लगती थी जैसे एक ड्रिफ्ट में सब कुछ चल रहा है। जगदीश जी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी को एक बेहतर अर्थशास्त्री और जो भारत में बाजार को खोलने से लेकर जो आर्थिक, मैं कहूँ कि नए रास्ते पर ले जाने की वो थी, उसका एक पुरोधे के तौर पर पेश किया गया 90 के दशक में जब उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा क्या रहा कि 2009 और 14 के बीच में वो उसी तमाम नीतियों पर न कोई फैसला ले पा रहे थे या फिर उन फैसलों पर उन्हें परमिशन कहीं और से मिल रही थी? और क्या वाकई यही वो कुछ बड़े फैक्टर थे आर्थिक तौर पर जो सरकार के लिए नेगेटिव वोट या फिर जो एक कॉरपोरेट सेक्टर या बिजनेस वर्ल्ड में एक छवि थी उसको किनारे कर दिया? ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई जब वो वित्त मंत्री थे, VP सिंह के समय में, नरसिंह राव के समय में। तो और कई ऐसे फैसले, यानी GST जैसे फैसलों की शुरुआत भी, उस पर भी विचार उन्हीं के दौर में शुरू हुआ। कई नई पहल हुई और वो खुद प्रधानमंत्री बने। तो जैसा अजय जी कह रहे हैं कि 2 पावर सेंटर होने का एक बड़ा रोल तो था, लेकिन 2008 में जो वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर वर्ल्ड जो रिसेशन हुआ, मंदी आई, उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर उतना नहीं पड़ा क्योंकि हमारे पास घरेलू बचत बहुत अच्छी मात्रा में थी। लेकिन सरकार आज कांग्रेस के कई नेता उसका कारण देते हैं कि वो 2008 की मंदी से हमारे बहुत से फैसले प्रभावित हुए। लेकिन मूलतः ऐसा लगता था कि जिन मामलों में प्रधानमंत्री को फैसला करना चाहिए था, वहाँ प्रधानमंत्री फैसला नहीं ले पा रहे थे और ऐसी योजनाएं और ऐसी स्कीम्स और ऐसी घोषणाएं की जा रही थी जिनसे वोट मिले। तो एक तरह के डोल्स बांटने पर ज़्यादा जोर था बनिस्बत पॉलिसी में कोई सुधार करने के, या जो इकोनॉमिक सुधार, आर्थिक सुधारों की जो गति चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस गति में कोई मंदी नहीं आई थी अगर आप देखें तो। उस गति को मंद कर दिया गया और आर्थिक सुधारों की बजाय सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया गया कि किस तरह अपने लोगों को या अपने वेलविशर्स को उपकृत किया जाए। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस, खासतौर पे बैंकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया और नतीजा ये हुआ कि इसका एक तो अनिर्णय, प्रधानमंत्री एक अनिर्णय की स्थिति में थे, उनको अधिकार नहीं था पूरे फैसले करने का। दूसरा, अपने वोट बटोरने के लिए तमाम योजनाएं चलाई। और तीसरा, इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी अपने छोटे उद्देश्य के लिए यूज़ किया। इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हम देख रहे हैं, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, 300 साढ़े 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट
और डिले हो गए देश में, जिसमें ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, पावर सेक्टर के थे, और नतीजा ये हुआ कि फिर घोटाले हुए, कोल माइंस में घोटाला, स्पेक्ट्रम में घोटाला। ये जो घोटाले हैं, इन सब ने सरकार की कमर तोड़ के रख दी, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो भारत में आर्थिक सुधारों का पायनियर माना जाता था, और वो पूरी तरह से नाकाम प्रधानमंत्री साबित हुआ। और इसी का लाभ मैं समझता हूँ कि 2014 में भाजपा ने या समूचे विपक्ष ने उठाया, क्योंकि देश भर में और इस तरह का एक मैसेज गया कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह और कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, और वो किसी भी बड़े मामले में कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, उनके फैसले की चाबी कहीं और है। ये जो मैसेज नीचे तक परकोलेट करके गया, इसने कुल मिलाकर देश भर में भी एक तरह का जनमानस में परिवर्तन किया। उसकी वजह से कांग्रेस को सरकार गंवानी पड़ी। राहुल जी, क्योंकि जब बात होती है कि सरकार के 2014 से पहले यानी कि यूपीए 2 की पॉलिसी पैरालिसिस से सिर्फ था, या फिर किसी भी मसले पर अनिर्णय की स्थिति और लंबे समय तक वेट एंड वॉच, ये जो पॉलिसी बन गई थी, ये ज़्यादा आत्मघाती साबित हुई? देखिए, अगर यूपीए 1 की बात करें तो यूपीए 1 की शुरुआत बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम उस वक्त नरेगा जैसी स्कीम आई थी, उस वक्त राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट को पास किया गया था, उस वक्त भारत निर्माण प्रोग्राम शुरू हुआ था। अगर उस समय हम बाकी पहलुओं पर भी नज़र डालें, पैरामीटर्स पे भी डालें, तो 2005 से 2008 तक जो ग्रोथ रेट था वो 9% से ज़्यादा था। तो ये बात तो सही थी कि उस वक्त इकोनॉमी बहुत तेज़ी से चल रही थी, उस वक्त स्कीम्स जो लाई गई थी उस पर भी लोगों का विश्वास बन रहा था। लेकिन उसके बाद जो कुछ होना शुरू हुआ उसमें बहुत दिक्कतें हुई। 2008-9 की अगर हम बात करें तो उस वक्त आपको याद होगा कि लेफ़्ट से न्यूक्लियर जो करार था, जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर करार था, सिविल न्यूक्लियर करार, उसको लेकर लेफ़्ट के साथ झगड़ा था, लेफ़्ट ने विड्रॉ कर लिया सपोर्ट। उसके बाद मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ, इन दोनों में ही कहीं ना कहीं सरकार का इनडिसाइसिवनेस जो था वो दिखाई दे रहा था। अब आप ये बोलेंगे कि अगर ऐसा था 2008-2009 में, तो 2009 का चुनाव यूपीए दोबारा क्यों किया? मैं उसका कारण यूपीए से ज़्यादा बीजेपी को मानता हूँ। बीजेपी में उस वक्त लीडरशिप को लेकर एक बहुत ही अजीब सी स्थिति थी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, लीडरशिप देने की स्थिति में नहीं थे अपने हेल्थ कारणों के कारण। दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो मास लीडर नहीं थे, और बीजेपी के अंदर भी लीडरशिप को लेकर कई तरह की राय बन रही थी। और ये इनडिसाइसिवनेस, वहाँ प्रमोद महाजन की 2006 में डेथ हो चुकी थी, तो एक जो इनडिसाइसिवनेस बीजेपी की थी, और यूपीए जो है उसने जो पहले काम ठीक ठाक किए थे उसका असर कहीं ना कहीं यूपीए 2 पे आया, और यूपीए 2 में मतलब 2009 में यूपीए की दोबारा सरकार बनी। लेकिन 2009 से अगर हम आगे की बात करें तो लगातार जो ग्रोथ रेट था वो घटना शुरू हुआ। पहले 2009-10 में 8.6 हो गया, उसके बाद 2010-11 में 9.3 दोबारा बढ़ा था, लेकिन उसके बाद 2011-12 में ये वो समय था जब यूपीए की अलाइज के साथ कश्मकश शुरू हो गई थी, अनबन शुरू हो चुकी थी। अलाइज जो है अपना मनमानी तरीके से काम कर रहे थे। मैं इसका एक और आपको एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि उस वक्त अगर हम अलाइज की बात करें, प्रफुल्ल पटेल के फैसले, सिविल एविएशन में फैसलों के कारण जो एयर इंडिया था वो पूरी तरह से घाटे में जा चुका था। उन्होंने बहुत बड़ा एक जो विमान थे खरीदने का फैसला किया था। ए राजा पर इल्ज़ाम 2G में लगने लगे थे। मुरली देओरा के केजी बेसिन के फैसलों की क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था। मुकुल राय ने जो रेलवे है उसमें जो फेयर हाइक है उसे वापस ले लिया था, जिससे रेलवे की हालत ख़राब होने लगी थी। तो ऐसे बहुत सारे, शरद पवार के जो फैसले थे इंपोर्ट करने के कई चीज़ों को, उसको लेकर बहुत सारी इकॉनमी पर गठबंधन के जो मंत्री थे वो सरकार यानी कि पीएम के कंट्रोल से बाहर थे, या गठबंधन की मजबूरी के चलते इतनी छूट थी? ऐसा लग रहा था कि गठबंधन पे कंट्रोल जो है वो सरकार का वो कहीं ना कहीं नहीं है, और शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे उनका कंट्रोल जो था अपनी पार्टी के अंदर जो था वो उतना नहीं था, और 2 पावर सेंटर, जैसे अजीब बोले थे, कई तरह से 2 पावर सेंटर जो बन गए थे उसके कारण भी विश्वास कम होने लगा था। मैं इस पर और विस्तार से समझूंगा अपने मेहमानों से कि असल में पॉलिसी पैरालिसिस के पीछे की वजह क्या थी, गठबंधन या फिर 2 पावर सेंटर या फिर कुछ और। लेकिन उससे पहले कुछ और जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, आई सुन लेते हैं। फैसले लेने का गति इसलिए रुक गया क्योंकि बहुत सारा
आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स है ना, दे वर इन एक्शन। जो सरकार में थे वो लोग तो डिसीजन लेना है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो सरकार में था वो लोग भी उसके साथ देना था। और तीसरी बात यह है कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट है तो बहुत सारा आवाज़ें हैं, वॉइसेस से, उन तीनों को साथ लेके जाना चाहिए था। लेकिन यूपीए 1 और 2 में क्या हुआ कि डिसीशंस लेना, स्पेशली यूपीए 2 में, वो बंद हो गया। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज वेरी मच कमिटेड टू रनिंग द गवर्नमेंट इन ए क्लीन वे, बट ही हैड हिज हैंड्स टाइट, बहुत हद तक बांधा हुआ हाथ था। और दूसरी बात है कि करप्शन जिसको अनकंट्रोलेबल था। यूपीए 2 का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक था कि जिसको हम सब कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। एक अजीब सी स्थिति हो गई थी कि जहां कुछ निर्णय लिए जाते थे, उनके एग्जीक्यूशन में बहुत समय लग जाता था, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते थे, और बहुत सारी चीज़ों में निर्णय लिए नहीं जाते थे। एक मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँ, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिए गए थे ताकि निर्णय जल्द लिए जा सकें। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँ, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने निर्णय लिया जिसमें मंत्री थे और एक प्रोजेक्ट को क्लियर किया गया, एक डिसीजन लिया गया एक मुद्दे पर, लेकिन जो मंत्रालय जिसके संदर्भ में वो निर्णय लिया गया था वो फिर भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो जो ये निर्णय लेना और निर्णय ले करके उसे इम्प्लीमेंट करना, इसमें बहुत समय लगता था, इसमें बहुत ढीलापन था। तो इसे कहा गया कि जैसे देश जो है, देश की जो नीतियां हैं वो एक पैरालिसिस की स्थिति में हो गई है। सब में फैसलों में रुकावट आती थी कि वो सोचते थे मेरा क्या, इसमें मुझे क्या मिलेगा, तो उसको लेकर के वो उसको डिले करते थे और बहुत सारे डिलेज़ हुए। अगर आप पावर मिनिस्ट्री में देखें, पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के बहुत सारे डिलेज़ हुए, एनवायरनमेंट को लेकर के सब तरह के डिलेज़ हुए। उसी से सब खराबी हुई और उसी से वो लीकेजेस इतने हुए कि वो सब का बोझ ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर आया, क्योंकि ट्रेड और इंडस्ट्री लोन ले चुके थे और उन लोन्स के ऊपर पैसे लगातार उनको सर्विस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स ही अनवायबल हो गए और इतने हैवी डेट उनके ऊपर हो गए कि वो नामुमकिन हो गया उनको सर्विस करना। अजय सर, जो पॉलिसी पैरालिसिस का ये रोग था, इसकी जड़ थी कहाँ पर, कहाँ से उपजाई? देखिए, एक तो बहुत साफ था कि प्राइम मिनिस्टर के पास वो अथॉरिटी नहीं थी जो कि नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर को होनी चाहिए। यानी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस अपने आप में बहुत सक्षम होता है। कहीं ना कहीं ये लगता था कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस के पास वो अथॉरिटी नहीं है। तो ये तो एक मूल कारण था जिससे कि आप देख रहे थे कि हमें कई इंस्टेंसेस पता हैं और कई लोगों ने हमें बताए हैं कि जब वहाँ मीटिंग होती थी कैबिनेट की, तो उसमें एलाइज के जो लोग होते थे वो अपने एजेंडे की बात करते थे। यानी टेलीकॉम, कोल, इसमें वो अपने एजेंडे लेके आते थे जो कि उनके अपने एजेंडे होते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था और प्राइम मिनिस्टर इस स्थिति में नहीं थे कि उसको रोक सके। तो ये एक तो मूल कारण था। इसके अलावा हमें लगता है कि आइडियोलॉजिकली भी उनके दिमाग में बहुत साफ नहीं था कि कौन सा रास्ता लेना है। जैसे एनएसी कोई और रास्ता लेता था और पीएम जो थे वो अलग रास्ता लेते थे। ओपननेस उनका था लेकिन एनएसी का नहीं था। जैसे हम कई ऐसी चीज़ें, अल्ट्रा लेफ्ट अगर आप ले लें, अल्ट्रा लेफ्ट के ऊपर पीएम का व्यू अलग था, एनएसी का अलग था। तो लिहाजा इतने सेंसिटिव इश्यूज में भी आप डिसीजन वो नहीं ले पाते थे जो आप चाहते थे। और यही रीज़न था, जब आप देखें कि लगातार 10 साल में अल्ट्रा लेफ्ट की एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी। इन्होंने अटेम्प्ट भी किया उसको रोकने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। ये एक मूल कारण हमें लगता था कि आइडियोलॉजिकली बहुत साफ नहीं थे। आइडियोलॉजिकली साफ नहीं थे, आपने कहा कि सामंजस्य दोनों में नहीं थे। छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद इसी सवाल पर वापस लौटेंगे और देखेंगे कि असल में जो गठबंधन था
जो उसके साथी थे, क्या वो आउट ऑफ कंट्रोल थे या फिर प्रधानमंत्री के कार्यालय से उनकी नहीं बन रही थी या उसकी नहीं सुनते थे, तो फिर आदेश आते कहाँ थे और उसके चलते किस तरीके की तस्वीर झेलनी पड़ी तत्कालीन सरकार को। और आज 2019 में हम बात कर रहे हैं तो वो जो हालात थे और आज किस तरीके से बदला है, कौन कहाँ पर है। ब्रेक के उस पर तो ब्रेक से पहले हमने देखा कि यूपीए 2 के कार्यकाल में पॉलिसी पैरालिसिस थी, उसकी वजह क्या थी उसको समझने की कोशिश की और चर्चा में जो बात निकल कर आ रही कि इसके कई कारण थे। प्रमुख कारणों में यह भी था कि क्या प्रधानमंत्री का कार्यालय राष्ट्रीय सलाहकार समिति के कार्यालय से कहीं कम पावरफुल था, क्या गठबंधन के साथ ही पीएमओ पर ज्यादा हावी थे। एक रिपोर्ट देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा इसको और विस्तार समझेंगे। Complete nonsense, and that it should be torn up and thrown out. इस वाक्य ने विपक्ष के उन आरोपों को सही साबित कर दिया कि मनमोहन सरकार के फैसले कहीं और से लिए जाते थे, यानी सरकार की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में नहीं थी, या यूं कहें कि सेंटर ऑफ पावर कहीं और ही था। My opinion in the ordinance is that it's complete nonsense, and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. मनमोहन सरकार ने अपने कार्यकाल में दखलंदाजी के बहुत आरोप झेले और इन आरोप लगाने वालों में कई बार कुछ कांग्रेसी नेताओं की आवाज भी शामिल थी। चाहे दबे सुरों में ही सही, बीजेपी ने भी इसे शिष्टाचार की हदें लांघने से जुड़ा कदम बताया कि ऑर्डिनेंस को कैबिनेट अप्रूव करती है जिसके आप चेयरमैन हैं, उस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल के बाद महामहिम राष्ट्रपति के साथ भेजा जाता है उनके अप्रूवल के लिए। और आज राहुल गांधी कहते हैं इट इज अ नॉनसेंस। क्या मतलब है इसका? हमने कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह जी कि आपकी सरकार के बिल को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। इतना ही नहीं, पूर्व कांग्रेसी नेता और मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे एसएम कृष्णा ने भी इस बात को लेकर खुलासा किया कि सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप को लेकर ही उन्हें सरकार और पार्टी छोड़नी पड़ी। There is no seriousness in politics. I think one should be serious, one should be committed totally, and one should be able to sweat it out. But I didn't find neither that commitment nor that capacity to sweat it out, and I was pretty disappointed. यूपीए 2 के दौरान ये आरोप भी लगे कि सरकार के लिए काम कर रहे अधिकारियों की वफादारी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कम और कांग्रेस नेतृत्व के लिए ज्यादा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जगदीश जी की हमने जो सबसे बड़ा उदाहरण था अध्यादेश को फाड़ देना, क्या वाकई ये साबित भी करता था कि पावर सेंटर्स अलग अलग हैं, गठबंधन के साथ ही वो अलग मुंह चढ़ाते थे, पार्टी अलग और कुछ नेता जो कि मंत्री भी थे वो अलग। किस तरीके से इसे देखते हैं और अगर मैं उसकी तुलना पिछले आज के सरकार के साथ करूं, कितना बड़ा फर्क और क्या फर्क दिखता है? देखिए, बात यह है कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति आपने क्यों बनाई? अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती यूपीए के दूसरे टर्म में तो उनको रोकने वाला कोई नहीं था, बल्कि उनका बहुत स्वागत होता। न केवल कांग्रेस में बल्कि उनके सहयोगी दल भी उसका स्वागत करते। लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से सत्ता उस परिषद के माध्यम से अपने हाथ में रखी। राहुल गांधी तब उभरते नेता थे, भारत को जानने समझने के लिए भारत की यात्राएं कर रहे थे, लेकिन सरकार में उनका दखल हमने देखा कि किस तरह प्रेस और मीडिया के सामने उन्होंने अध्यादेश फाड़ने की बात दोहराई जो कि कैबिनेट ने पास किया था। तो इस तरह से उनका दखल था। और जब आपके सहयोगी दल ये देख लेते हैं कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन में जो प्रमुख दल है उसमें और दो शक्ति केंद्र बने हुए हैं, असली शक्ति जो है वो इलेक्टेड प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है, बल्कि जो निर्वाचित नहीं है, जो नामजद हैं, नॉमिनेटेड हैं,
उनके हाथ में है तो उनका पावरफुल होना बहुत लाजमी होता है। और मनमोहन सिंह की सरकार में ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने देखा कि मनमोहन सिंह खुद कुछ फैसले नहीं कर सकते हैं, फैसले कहीं और से होते हैं, तो वो ताकतवर हो गए। और इसी वजह से जो घोटाले भी अगर आप देखें, अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर कोयला खदानों का घोटाला, चाहे स्पेक्ट्रम, ये सारे घोटाले भी इसी वजह से हुए कि सबको मनमानी करने की छूट मिल गई। और राहुल जी ने जैसे बताया कि किस तरह एयर इंडिया को लॉस में चला गया, किस तरह एक एक फैसले एक एक मंत्रियों ने अपने तय लिए। ऐसा लगता था कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री की कुछ चलती नहीं है, जो कि वास्तविक बात थी, कुछ चलती नहीं थी। और जब एक दिशाहीन सरकार का रूप सामने आया, प्रधानमंत्री किसी तरह की कोई पहल करते दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि पहल उनके हाथ में नहीं थी। पहल उन नामजद लोगों के हाथ में थी जो एक अशासकीय समिति में बैठकर फैसले कर रहे थे। और अब आप देखें अब क्या हुआ है। 5 साल में मोदी सरकार 2014 से लेकर सरकार में है, और प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने पहली दूसरी सभाओं में ही ये बात कहना शुरू किया। रक्षा सौदों की खास बात की। मैं देख रहा था कि उनके पहले के भाषण, खासतौर पे जो रक्षा डील्स हैं जिनमें राफेल के विमान भी हैं, 110 विमानों के लिए आप कितने साल लगा देंगे? आज उसकी ज़रूरत देश को महसूस हो रही है, शिद्दत से महसूस हो रही है कि कितनी ज़रूरत है उसकी। तो और रक्षा मंत्री, जो पूर्व रक्षा मंत्री थे यूपीए के गवर्नमेंट ने, एंटनी कह रहे कि पैसे बचाने के लिए हमने और उस पर ध्यान नहीं दिया, रद्द कर दिया, होल्ड कर लिया। ये सब बातें 5 साल में फैसलों की जो गति है, और कितने नए इनिशिएटिव शुरू हुए। जिस देश में स्वच्छता की ज़रूरत थी, एक अभियान के रूप में चला हुआ। आज ये आंकड़ा आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय 94 लाख के करीब शौचालय बन गए, और लगभग सारे देश भर के सारे गांव जो हैं वो आज बाहर खुले में शौच करते लोग नहीं दिखाई देते। कितने बड़े अभियान हैं। तो पॉलिसी पैरालिसिस से गति इतनी तेज हो गई कि न केवल निर्णय हुए पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, बल्कि उन निर्णयों पर अमल हुआ। आप सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग देख लीजिए, पिछले यूपीए के कार्यकाल में वो प्रतिदिन, मुझे ध्यान है कि सीपी जोशी जब मंत्री बने उस विभाग के, तो उन्होंने दावा किया था कि हम 20 किलोमीटर से अधिक की सड़क बनाएंगे, लेकिन पता लगा कि वो 10 किलोमीटर रोज़ की भी सड़क नहीं बन रही थी। आज उससे दुगुनी से भी ज़्यादा सड़कें रोज़ बन रही है, और नतीजा है कि हम देश भर में देखते हैं कि इतना बड़ा सड़कों और राजमार्गों और महामार्गों का जाल पूरा बिछ गया है। तो इससे पता लगता है कि निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है, निर्णय लेने की इच्छा शक्ति रखना भी चाहिए। इच्छा शक्ति है, विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर है, पॉलिटिकल अथॉरिटी है, और आप निर्वाचित प्रधानमंत्री है, निर्वाचित सरकार के मुखिया है। तो इस नाते प्रधानमंत्री के स्तर पर फैसले हुए, उनके मंत्रियों के स्तर पर फैसले हुए। फैसले न केवल हुए बल्कि उस पर अमल हुआ, उसकी निगरानी हुई, और वो ट्रांसपेरेंट हुए, उसमें घोटाले नहीं हुए। 5 साल में एक भी घोटाला मोदी सरकार के कार्यकाल में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, और फैसले हुए हैं और उसका नतीजा देश देख रहा है। राहुल, क्योंकि जब यूपी 2 की बात करते हैं तो जाहिर है कि क्या वो फैसलों की या फिर कमज़ोर पीएमओ कहा जाता था, वो तस्वीर पूरी तरीके से बदली है। और कमज़ोर पीएमओ किस तरीके से सरकार के लिए हानिकारक रहा, फैसलों के लिहाज से, और उसके साथ साथ मैं कहूँ वोट के लिहाज से भी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं राजनीति पर पड़ा और मतदाताओं के जहन में भी गया। और ये पिछले 5 साल में कैसे बदला है, चाहे वो गठबंधन के साथियों को साथ रखने की बात हो या उनको तवज्जो देने की बात हो। देखिए, जहाँ तक यूपीए का सवाल है, यूपीए में 2 जो फैक्टर हैं मुझे लगते हैं कि एक तो ये कि जिस तरह से घोटाले हो रहे थे, यूपीए 2 के खास तौर से मैं बात करूँगा, जब जिस तरह से घोटाले हो रहे थे, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ये डर लग रहा था, या मंत्रियों को भी ये डर लग रहा था कि वो कहीं किसी और घोटाले में ना फंस जाएं। तो शायद ये भी एक कारण था कि पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा था, जो जैसे CWG, 2G, बहुत सारे आदर्श हाउसिंग स्कैम जिस तरह से हो रहे थे, ये कहीं ना कहीं एक मन में बैठा हुआ था कि ये अब अगला कोई और एक निकल आएगा, अगर आप ध्यान दें। और दूसरा ये भी था कि जैसे कि बात हो रही थी पावर सेंटर्स वाली, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे जयराम रमेश, वो एनवायरनमेंट मंत्री थे, उनके कार्यकाल में वहाँ पर एनवायरनमेंट क्लियरेंसेज ही नहीं हो पा रही थी। बार बार इंडस्ट्री जो है बार बार वो शिकायतें कर रही थी कि कोई भी जो प्रपोजल हैं वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं।
जयराम रमेश को हटाना पड़ा वहाँ से। पर जयराम रमेश की सारी जो शक्ति आती थी वो इसीलिए आती थी क्योंकि वो 10 जनपद के करीबी थे, तो पावर सेंटर का ये नुकसान हो रहा था। दूसरी तरफ जो बात आ रही है कि क्या कंट्रोल में थे पीएम, तो मनमोहन सिंह जी के जैसे अभी भी बताया अध्यादेश वाला जो इशू हुआ, और दूसरा आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन की जब एक मीटिंग हो रही थी उसमें भी जिस तरह की चीज़ें हुई कि मंत्री उठ के खड़े हो गए, चले गए, ये जो दिक्कतें थी, तो प्रधानमंत्री को ये विश्वास ही नहीं था कि वो कोई फैसला लेंगे तो वो फैसला हो पाएगा, पूरा हो पाएगा। तो ये भी एक कारण था कि पॉलिसी पैरालिसिस पीएमओ की तरफ से दिखाई दे रहा था। तो ये कई कारण थे। अब हम बात करें तो अब जो है मुझे जो चीज़ें दिखाई देती है वो ये है कि फैसले किए जाते हैं और फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। उससे बड़ी ये बात है कि पीएमओ उसको मॉनिटर करता है। वो ये मॉनिटरिंग का प्रोसेस है, वो बाकायदा मंत्रालयों से रिपोर्ट मंगवाते हैं कि उन्होंने अब तक क्या किया, इस तरह की रिपोर्ट्स मंगवाई जाती है। तो इस तरह की जो मॉनिटरिंग है उससे जो फैसले किए जाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर होती है। अजय जी, कैसे फ़र्क देखते हैं, कितना बदलाव दिखता है सरकार के कामकाज से लेकर फैसले और गठबंधन के साथियों को ताकत और उनकी रजामंदी के साथ फैसलों को अमल में लाने की इच्छा शक्ति? देखिए, ये जो एनडीए रिजीम है इसमें एलाइज तो साथ में है, नहीं तो ये तो अपने बीजेपी अपने दम पे है इस समय। लेकिन वाजपेयी जी का भी टाइम लें अगर, तो वाजपेयी जी के टाइम में ऐसा नहीं था। वाजपेयी जी के टाइम में बहुत सारे एलाइज थे और उनके ऊपर आपको सपोर्ट चाहिए था। पर वाजपेयी जी के टाइम में भी ऐसा नहीं था कि कोई एलाई जो चाहे कर ले। वाजपेयी जी बहुत ही डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर थे और उनको अगर अपने लोगों को हटाना पड़ता था इवन अलायंस में भी, तो उनको मतलब टाइम नहीं लगता था। हुआ क्या है कि ये जो 10 साल यूपीए के गए हैं इसमें एक डिज़ायर पूरे इंडिया में आई कि स्ट्रांग पीएम चाहिए, और वो स्ट्रांग पीएम जब ये वाला इलेक्शन हुआ तो इसमें वो साफ साफ इलेक्टोरेट ने उसी को वो किया। अगर आप देखें तो वो पूरा शिफ्ट उसी पे चला गया। और इस समय मोदी जी का जो एक इमेज है वो स्ट्रांग है पीएम का, और साथ में ये भी है कि उनके पास उनका दल जो है वो सबसे ज़्यादा उस पे है। डिसीजंस जैसा आप देख रहे हैं, जो डिसीजंस पहले हो जाने चाहिए, यानी अगर आप बैंक के अकाउंट्स का ही लें, बैंक के अकाउंट्स बैंक एक्सेसिबल नहीं थे, आपने बैंक एक्सेसिबल किया। जैसा अभी ये कह रहे थे सफाई अभियान, सफाई अभियान मतलब आज इंडिया में हो रहा है, ये अजीब बात है। ये मतलब ये तो पहले हो जाना चाहिए। आज़ादी के 7 दशक बाद हम सफाई की बात हाँ, आज भी सफाई की बात कर रहे हैं तो ये अजीब बात है, और वो भी और लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक आदमी कर रहा है। मतलब आप देखिए अजीब सी स्थिति है कि पीएम ने अगर ये इनिशिएट ना किया होता तो शायद अब तक आता भी नहीं। तो इसलिए आज के दिन तो वो स्थिति ही नहीं है, और इंडिया दरअसल एक अजीब से 10 साल का वो जो पीरियड झेला है उसके बाद एक अजीब सी स्थिति में आई है जिसमें उसको लग रहा है कि पीएम स्ट्रांग होना चाहिए, और शायद वो 10 साल ना होते तो पीएम स्ट्रांग का जो डिज़ायर है वो नहीं होता। आज के दिन वो है, और वही हमारे ख्याल से आने वाले टाइम में भी रहेगा। और इसको थोड़ा सा और आगे समझने के लिए एक और रिपोर्ट देखते हैं कि यूपीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में इन आरोपों में भी घिरी थी कि मंत्रिमंडल में जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें कांग्रेस अपने हित साधने की कोशिश करती है, या कुछ कांग्रेस के इंडिविजुअल नेता। और ऐसा ही एक नज़ारा सामने आया था पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन के मसले पर, और तब विपक्ष ने कहा था कि प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है। यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान आरोप लगे कि असली सत्ता कहीं और है और मंत्रालय ऑटो पायलट मोड पर काम कर रहे हैं। इसी की एक बानगी तब देखने को मिली जब मनमोहन सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और पार्टी हाईकमान को ही निशाने पर ले लिया। दरअसल जयंती नटराजन जिस वक्त मनमोहन सरकार में पर्यावरण मंत्रालय संभाल रही थीं, तो उन पर परियोजनाओं के लिए मंजूरी देने में देरी करने के आरोप लगे।
लेकिन उन्होंने फैसले लटकाने के पीछे उस वक्त कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे राहुल गांधी पर ही आरोप जड़ डाले। The speech which Shri Rahul Gandhi made at FICCI the day after I resigned, where he said that now there'll be no more bottlenecks in environment, that really I felt extremely humiliated, and I asked him why he had made that speech while I was only following the party line, and to which he has not yet, I have not yet met, he has not yet given me an appointment. कांग्रेस नेतृत्व पर उंगली उठी तो पार्टी की तरफ से पलटवार भी हुआ। कांग्रेस नेताओं ने जयंती नटराजन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। It should be clear, and please mark my words, it should be clear to her and to all that the persons, the political party and the corporate interests at whose instance she wrote the letter and held the press conference today are the ones who more than a year ago coined the phrase Jayanti tax. Congress did not coin that phrase. कांग्रेस नेताओं के बीच इस खींचतान और आरोप प्रत्यारोप ने उन अफवाहों को और गर्म किया जिनमें ये आरोप शामिल थे कि यूपीए सरकार ने कानूनी प्रक्रिया से अलग जाकर मनमाने तरीके से विकास संबंधी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी या रोकी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो यूपीए 2 में जिस तरीके से मंत्री खुद अपनी सरकार और मुखिया पर आरोप लगा रहे थे, राहुल, एक सबसे बड़ा सेटबैक शायद किसी भी सरकार के लिए कि जब उन्हीं के मंत्री अपनी ही सरकार के टॉप लीडरशिप पर इस तरह के आरोप लगाएं और वो ठीक चुनाव से पहले। बिल्कुल, देखिए, ये जो पहले मैंने बात कही उसी का एक्सटेंशन है कि यूपीए में लोगों को ये पता था कि जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह हैं, उनके पास उतनी पावर नहीं है जितनी कि 10 जनपद के पास है, और वो 10 जनपद से ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाते थे रादर देन के प्राइम मिनिस्टर से बनाए। और फिर वो कई बार फैसले ले, यहाँ तक भी बोला गया, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जानना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर ये बोला गया कि वो अपनी फाइलें पहले 10 जनपद को दिखाते थे प्रधानमंत्री से पहले। तो ये बातें जो हो रही थी या ये इस तरह का जो परसेप्शन था वो साफ दिखाता था कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो फैसले नहीं ले रहा है, फैसले कहीं और हो रहे हैं। ये एक तरह की कॉन्ट्रडिक्शन, और ये ऐसा नहीं था कि ये कोई छुपी हुई बात चल रही थी, इस बारे में बातचीत हो रही थी, इस बारे में बाहर के पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में जो सत्ता के गलियारे हैं उनमें ये सब बातें हो रही थी, और ये बातें जो थी वो पूरी तरह से यूपीए 2 की छवि को धूमिल किए जा रही थी। जगदीश जी, क्योंकि जब भी राजनीति की बात होती कहते हैं कि सत्ता के 2 केंद्र कई लोग कहते हैं होने चाहिए जिसके पार्टियों को फ़ायदा मिलता है, लेकिन सरकार में अगर 2 हों तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। यूपीए 2 ही एक आदर्श उदाहरण है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, सरकार अगर 2 जो शक्ति केंद्र यूपीए 2 के समय बने वो कोई पार्टी का संगठन नहीं था। सलाहकार परिषद कोई कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं था। उसमें बहुत सारे एनजीओज के लोग थे या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता थे जो एक खास विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, एक खास तरह से देश की समस्याओं को वो देखते थे, जिनके हल वो उनके हल थे उनके पास। तो वो हल सरकार के हल से मिलते नहीं थे, बल्कि कई बार उसके खिलाफ जाते थे। नतीजा ये था कि दोनों के परसेप्शन में, दोनों जिस तरह से समस्याओं का हल सोचते थे उसमें बड़ा अंतर था। और सलाहकार परिषद में मुख्यतः सामाजिक समस्याओं पर बात हुई, लेकिन जो आर्थिक समस्याएं थी या उद्योग जगत की या कृषि की समस्याएं थी उन पर कभी कोई बात नहीं हुई। उस पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में जो बातें हुई मुख्यतः इस पर केंद्रित थी कि किस तरह से और समाज के उस वर्ग को कुछ डोल्स देकर जोड़ा जाए ताकि वो वोट में रूपांतरित हो सके। सरकार कुछ अलग ढंग से सोचती थी, और सरकार अलग ढंग से सोचना ही चाहिए। सरकार को सारे देश को देखना है, सारे देश की समस्याओं को देखना है। तो सरकार न तो आर्थिक मोर्चे पर कोई फैसले करने की स्थिति में थी, न कि वो कृषि के मोर्चे पर कोई फैसले करने की स्थिति में थी, और रक्षा का मुद्दा, पाकिस्तान से संबंधों का मुद्दा, ये ऐसे मुद्दे थे। मुंबई अटैक के बाद में देश में इस तरह की भावना बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ी थी, बलवती हुई थी कि भाई देश अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। कोई भी आता है उठकर चला आता है और हमारे महानगरों को निशाना बना लेता है।
उससे पहले संसद में हमला हम झेल चुके थे, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार चेतती नहीं दिखाई दी थी। और यूपीए सरकार के जिम्मे वो बात आई थी अटल जी की सरकार के पराजय के बाद में, यूपीए सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। प्रतिरक्षा के मामले में विमान के सौदे हम देख रहे हैं कि वो एक बड़ा इशू है ही है, लेकिन पाकिस्तान से संबंधों के मामले में, कश्मीर के मामले में कभी आप इंटरलोकुटर भेज रहे हैं, कभी आप किसी और को कोई समस्या का निदान ढूंढ रहे हैं। नतीजा ये था कि जो कुल मिलाकर जो देश में ये धारणा बनी कि समस्याओं को अंडर द कारपेट, फिलहाल गलीचे के नीचे डाल दो, दरी के नीचे छुपा दो, समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, ऐसा ये अप्रोच ठीक नहीं था। और निश्चित रूप से 2 पावर सेंटर होने का सबसे बड़ा कारण तो वही था। लेकिन प्रधानमंत्री अंततः प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री अगर स्टैंड लेते, मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह ऐसे नेता नहीं थे, मनमोहन सिंह बहुत सुलझे हुए नेता हैं, अगर उन्होंने स्टैंड लिया होता तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद किनारे होती और सरकार ठीक से काम करती। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी उस समय पूरी नहीं की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के जो रूप में जो उनको निर्णय लेने थे, वो निर्णय लेने का साहस नहीं दिखाया, और इसीलिए देश ने एक मजबूत नेता की चाहत देश में पैदा हुई। और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अगर सरकार, जिसको हम कहते हैं कि गंग हो अप्रोच है, कोई भी काम धड़ाके से करना है, उस अप्रोच को देश भर में इसीलिए प्रशंसा भी मिल रही। चलिए, एक और बड़ा मसला था कि आर्थिक मोर्चे पर कुछ ऐसे फैसले थे जो सरकार को उस वक्त लेने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने नहीं लिए। उसका इम्पैक्ट क्या था, उसके बारे में क्या राय है, और उसका असर राजनीति पर या फिर 2014 के पहले चुनाव पर क्या पड़ा था, वो देखेंगे ब्रेक के उस बाद। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं वोट का हिसाब। बात हो रही है यूपीए 2 सरकार के इस वक्त के फैसलों की, और साथ ही साथ पिछले 5 साल में कितना बड़ा फर्क आया है। और बात आर्थिक मोर्चे की, यूपीए सरकार के फैसले लेने की क्षमता खत्म होती दिख रही थी, और उस वक्त कई बैंक कभी राजनीतिक दबाव, कभी मुनाफे की होड़, नियम ताक पर थे, और कई कंपनियों को कर्ज मिल रहे थे। लेकिन जब पैसे लौटाने की बारी आई तो कई कर्जदार मुकर गए, और नतीजा एनपीए बढ़ता गया। देखिए, यूपीए के टाइम में बहुत सारा स्वीट हार्ट डील्स होता था, माने करप्शन की वजह से रैम्पेंट था। आपने कोल डील्स देखा, स्पेक्ट्रम डील्स देखा वगैरह, माने जो इंडस्ट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप का जो नेक्सस कहीं ना कहीं डिस्कस डिबेट में आता है, उस चीज़ को आप बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि जब यूपीए के टाइम में जो हुआ है नहीं हुआ है। जितना भी एनपीएस बिल्डअप हुआ है ड्यूरिंग 10 years ऑफ यूपीए, मेनी ऑफ देम, बहुत सारा जो डील्स जब हुआ था वो बेसिक लॉजिक, रीजनिंग और रेशनल के हिसाब से नहीं हुआ है, और बैंक्स को पूरा फ्रीडम नहीं था किसी को लोन डिनाई करने का। अगर हम ये पूरा एनपीएस का बैकग्राउंड देखें तो यूपीए 1 के दौरान ग्रोथ जो थी, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी। लोगों ने अपना कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ाया। जितनी डिमांड थी या नहीं थी उस पर ध्यान न देते हुए भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ। बैंकों ने आनन फानन में लोन दे दिए गए। भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का, कि जब ये लोन सैंक्शन हुए तो उसमें बहुत राजनीतिक हस्तक्षेप हुए। बहुत सारे कंपनीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बिना ठीक से उनके बिज़नेस की जानकारी लिए हुए उनको लोन सैंक्शन कर दिए गए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यूपीए 2 के समय में जिस तरह से इनको लोन्स वो लोग बांट रहे थे, तो वो कोई हेल्दी तरीका नहीं था, वो कोई सही तरीका नहीं था। उसमें ये हो रहा था कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। वो प्रैक्टिकली कुछ लोभ के लिए ऐसे लोन्स दे रहे थे जो कि लेने वाला ये सोच रहा था मुझे वापस तो देना नहीं है, तो ठीक है मैं इसमें से कुछ खर्चा कर देता हूँ और लोन ले लेता हूँ। लेकिन जैसे ही नई सरकार आई सब चीज़ें बदल गई। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ नहीं वापस देना पड़ेगा ये, तब उनको मुश्किल पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उस समय में
बहुत ही गैर जिम्मेवारी के साथ हुई थी। अजय जी, एनपीए एक बड़ा आर्थिक मसला रहा है तब की सरकार में भी, और जाते आते जब ये नंबर्स बढ़ने शुरू हुए कई उपाय किए गए लेकिन कम नहीं हुआ वो नंबर। यूपीए 2 का कार्यकाल कहें और मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को देखें तो एनपीए के मसले पर क्या बड़ा फर्क दिखता है? देखिए, हमें जो कुछ लोगों ने जो बातचीत में पता चला उसमें ये था कि बैंक्स की हालत ये थी कि अगर आपने ज़्यादा बड़ा लोन लिया है तो आपको और लोन देंगे और वो आपके घर पे आके देंगे, अगर छोटा लोन दिया है तो आपकी लाइफ हेल्प कर देंगे, ये स्थिति थी। लिहाजा जितने भी ज़्यादा लोन लेने वाले थे वो बैंक के पास जाते थे और फिर और लोन लेके आ जाते थे और लोग इंटरफेरेंस करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, ये नोन फैक्ट है। एनडीए के टाइम में ये साफ हो गया कि यहाँ से कोई फ़ोन नहीं जाएगा इसके लिए। हालांकि बैंक्स की आदत ठीक नहीं हुई, शुरुआती दौर में बैंक्स ने उसी तरह लोन किया और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एनपीए जब एनडीए भी आया था तो थोड़ा सा इनके टाइम में भी ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर कहीं जाके रोक लग गया। आज के दिन स्थिति ये है कि जो लोन लिए हुए हैं और जो लोन पे दे नहीं पा रहे हैं वो बैंक्स में जाके अपना लोन उनको बोल रहे हैं कि भाई हमें देना है और आप ले लीजिए। ये हुआ क्यों? क्योंकि आप एक्ट्स लाए और आपने इस तरह के रूल्स बनाए जिसकी वजह से आज स्थिति ये है कि बैंक्स को अगर आपने लोन नहीं दिया है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यानी आपको लोन तो अलग बात है, लोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपकी जो संपत्ति है वो सीज हो जाएगी। आज के दिन स्थिति ये है कि लोग लोन के लिए जा रहे हैं और दे रहे हैं बैंक को। तो ये एक बहुत बड़ा जो चेंज है पिछले 30 साल में जिस तरह से बैंक चल रहे थे और जो आज चल रहे हैं उसमें अंतर है, ये साफ दिखाई दे रहा है। राहुल, क्या ये कहा जाए कि यूपीए 2 में कुछ लोग कहते हैं कि लोन लेने के नियम थे लेकिन वापसी का कोई नियम नहीं था? इस सरकार ने वापसी के नियम बनाए और उसके बाद जो नंबर है वो भी कम हुए और जो एनपीए कवरिंग की बात है वो बढ़ी है। बिल्कुल देखें तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो लेटेस्ट वो है उसमें ये कहा जा रहा है कि 1.8 लाख करोड़ जो है वापस जो है वो फिगर आया है एनपीए का। तो एक तो मंशा साफ थी कि हमें जो है साफ सुथरी सरकार देनी है, तो उस मंशा के लिए वो सब प्रॉब्लम्स जो कि यूपीए छोड़ के गया था उन सबको रिजॉल्व करना था। और ये भी चैलेंज था कि जिस आकांक्षा के साथ लोगों ने वोट दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को लेके आए हैं वो आकांक्षाएं भी पूरी होनी थी। अब इसमें सिर्फ ये इकोनॉमिक इश्यूज़ अगर हम बात कर लें तो ऐसा हमें कभी नहीं दिखाई दिया। मैंने ये भी कहा था कि 2 बड़े फैसले जब किए गए इस सरकार ने, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन का फैसला किया गया या फिर हम जीएसटी का फैसला करें, ये दोनों बड़े फैसले हैं जो इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। ऐसे फैसलों के बावजूद आपकी इकोनॉमी को कोई ख़ास असर नहीं हुआ है। आज भी अगर आप आज देखें तो चाइना अपनी रिवाइज़ कर रहा है ग्रोथ रेट, वो नीचे लेके आ रहा है, रिवाइज़ उसके फिगर्स हैं, हम जो हैं ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और ये तब जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स है कि आपके पास इतने बड़े एनपीए खड़े हैं, उसको रिकवरी की कोशिश करनी है आपको। जो यूपीए के समय में अगर हम यूपीए 2 की बात करें तो पूरी तरह से जो एक्सपोर्ट था वो घट चुका था, जो इन्वेस्टर्स थे वो नहीं आ रहे थे, तो इन सबको दोबारा लाने की बात थी, वो ये सरकार करने में बहुत कामयाब हुई। जगदीश जी, एक आखिरी कमेंट में चाहूँगा आपका, क्योंकि जब हम इस तरह के मसलों को खंगाल रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है, चाहे वो फैसला न लेने की आदत कहें या कमज़ोरी कहें या फिर इसके चलते जो दूसरे घोटाले या कुछ लोगों ने जो एक्स्ट्रा कमाई की वो कहें, ये चुनाव के वक्त में जनमानस में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, कितना बड़ा असर डालते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर तो प्रभावित नहीं करती लोगों को, क्योंकि आर्थिक मसलों पर लोग सीधा ध्यान नहीं देते। हालांकि उनको ध्यान देना चाहिए, जब उन पर आती है तो देते हैं, लेकिन इसका जो असर कुल मिलाकर पड़ता है, महंगाई पर पड़ता है, लोन लेने पर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पर, और तमाम इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को पैसा मिलने पर पड़ता है, क्रेडिट सिस्टम पूरा क्रम्बल कर जाता है। हमने देखा कि एनपीए ने किस तरह की प्रॉब्लम देश में पैदा की और उसका असर हुआ। देखिए, सिर्फ एक भ्रष्टाचार था यूपीए 2 में, कमज़ोर प्रधानमंत्री था, 2 पावर सेंटर थे, इतनी ही बात नहीं थी। लोगों की जेब सीधे तौर पर कट रही थी और लोग इस आंच को महसूस कर रहे थे, इसलिए भी लोगों ने यूपीए 2 को सरकार से हटाया।
देखिए, आर्थिक मुद्दे ऐसे हैं कि वो आपको समझ में भले ही नहीं आते हों, लेकिन अंततः प्रभाव आप पर ही डालते हैं, चाहे वो एनपीए का मुद्दा हो। और 2 बड़े फैसले मोदी सरकार ने किए, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी एक ऐसा फैसला था कि जिस पर बहुत विपक्ष आज गाल बजाता है, लेकिन कॉमन मैन को पूछिए तो उसके लिए आज भी वो फैसला सबसे अच्छा फैसला है। और जितना धन सरकार ने उम्मीद से थोड़ा कम आया होगा, लेकिन आया। और फिर इसके साथ तमाम कानून, जो बेनामी संपत्ति कानून जो पड़ा हुआ था, लागू कर दिया, सख्ती से लागू किया। आज 40,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बेनामी जब्त कर ली। बैंक में हम देख रहे हैं कि एनपीए जिन पर है, अब माल्या का मुद्दा विपक्ष ने उछाला है। माल्या को जैसे ही प्रत्यर्पण की कार्रवाई अब शुरू हो गई है, उस पर लगभग निश्चित हो गया कि उसको वापस लाया जाएगा। वो कह रहा है कि मैं लोन देने को तैयार हूँ, उसकी संपत्ति ऑलरेडी नीलाम हो रही है। तो सरकार एक एक पाई वसूल कर रही है और अंततः इसका असर पड़ता है लोगों पर। और मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ने जो सबसे अच्छा काम किया है वो अर्थव्यवस्था को ठीक करने का, जीएसटी का फैसला, नोटबंदी का फैसला और एनपीए की वसूली का फैसला, ये 3 फैसले ऐसे हैं जो खराब स्थिति, दुनिया भर में आर्थिक ग्रोथ रेट घट रही होंगी देशों की, लेकिन भारत की बढ़ रही है। ये एक पॉजिटिव लक्षण है। इसका मतलब ये है कि जिस मुद्दे पर सरकार को काम ठीक से और ठोस तरीके से करना चाहिए, आर्थिक और वित्तीय मुद्दे पर, मोदी सरकार ने वो काम किया है और उसका असर हम देख रहे हैं, लोगों पर दिखाई दे रहा है। और इसका फायदा पार्टियों को मिलता है, वोट के रूप में मिलता है। जो जगदीश जी आपने बात कही, आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार ने काम किया है और कल इसीलिए इसी कार्यक्रम में हम कल समझेंगे मोदी सरकार के 5 साल में आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ स्कीम्स, क्या कुछ नई चीज़ें हुई हैं, उसका ज़मीनी किस तरीके से हकीकत क्या है और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हुआ है। और आज के लिए आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल ठीक इसी वक्त आप फिर रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस कार्यक्रम में आपको कल हम फिर दिखाएंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मोदी सरकार का कामकाज क्या है, उसकी ज़मीनी हकीकत और उसका असर। नमस्कार।